हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज एलसीआर सर्किट में सी की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, ओमेगा है 1000 सेकेंड इनवर्स। तो परिपथ में मैक्सिमम करंट के लिए इंडक्टेंस एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि अगर मैक्सिमम करंट है इट मीन्स वहाँ पे रेजोनेंस का केस होगा। इसी आपने पढ़ा है क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। बस अगर इतना आपने सोच लिया देन आंसर आप 1 मिनट के अंदर निकाल लोगे। कैसे? आपको पता है एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। क्योंकि हमें एल फाइंड करना है, ओमेगा दे रखा है, तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। और एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। अब देखो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इजीली, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1। अब आपको दिख रहा है एल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या हो जाएगी, 1/ओमेगा स्क्वायर सी। अब देखो कैलकुलेटिव पार्ट रह गया। अब अपन देखो कैलकुलेशन मेंटली करते हैं। हमें ओमेगा स्क्वायर करना है, मतलब ओमेगा की वैल्यू अगर 1000 थी तो उसका स्क्वायर करेंगे कि 10 की पावर 6 बनेगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 10 की पावर 6 इंटू, अब हमें कैपेसिटिव सी की, जो सी का मान 10 माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रो को जब उसमें फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे माइनस के। तो फिर क्या क्या हो जाएगा, ये 10 गुणा 10 की घात -6। तो 10 की घात -6 से ये +6 कट गया, यानी कि फाइनली हमें 1/10 मिल गया। 1/10 को हम 0.1 हेनरी कह सकते हैं। तो 0.1 हेनरी मेरा आंसर आ गया। कुछ भी फंडा था इसमें, कुछ भी टफ ऐसा था नहीं। अब देखो 0.1 हेनरी आया। अब कई बार क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम वहाँ से क्वेश्चन स्किप कर दिया, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि हेनरी को मिली हेनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कभी भी एम मिली हेनरी में कन्वर्ट करना है या मिली एम लगाना है, तो उसमें हमें क्या करना है, 1000 से गुणा कर देना है। 1000 से आप जैसे ही गुणा करोगे तो फिर ये एक डेसिमल से एक जीरो खत्म हो गया, तो हमें 100 मिली हेनरी ए ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर देंगे। तो आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे केवल ये, अब क्या होता है, बहुत सारे लड़के ये देख के डर गए होंगे कि ये इस एग्जाम में आया है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है, आपके जो सिलेबस के डोमेन में आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाने की बहुत संभावना है। अब यहाँ से आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि जो इसका जो इजी लेवल बन सकता है क्वेश्चन का, वो क्या, कि परिपथ में महत्तम धारा, आप फैक्ट की तरह का अगर आप अपनी नोटबुक में कहीं लिख रहे हो तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, रेजोनेंस। देखो एक बात और बता दूं, सीरीज रेजोनेंस में मैक्सिमम करंट होता है, और अगर पैरेलल रेजोनेंस, एडिशनल जो बातें अगर आप कहीं लिखते हो तो उसमें मिनिमम रेजोनेंस होता है। अब देखो क्या है कि आप देख रहे हो कि रेजोनेंस यानी कि अनुनाद में आपका करंट तो मैक्सिमम होता है, लेकिन इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा वो मिनिमम होती है। ठीक है, वो मिनिमम होती है। तो इस पॉइंट से आप इतने, और देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मैं बता चुका हूं कि आजकल ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको एयरफोर्स के 25 क्वेश्चन में ग्राफ के 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो दोनों में ही देखो, आपने अभी यहाँ पे देखा था एक्स एल तो सीधा सीधा ओमेगा एल था, लेकिन एक्स सी हमारा 1/ओमेगा सी था, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात तो सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल का ग्राफ ऐसा होगा, ये एक्सएल ये फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, और मैं चिल्ला चिल्ला के कई बार बताया हूँ कि व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। अब देखो, समानुपाती का मतलब ये, या इस पॉइंट पे अगर आता है तो इस पॉइंट पे इधर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और ये एक्सएल भी बढ़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये होता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ इसका राइट है। जैसे आपको लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर कभी ग्राफ बनाना है वेवलेंथ में, देन यही वाला ग्राफ, तो ये एक्स सी का ग्राफ हो जाएगा। तो अब मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान m के ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी n1 है। स्प्रिंग की लेंथ को अगर हम काट के हाफ कर दें, पुनः वही मास रहे, तो अब की बार ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी n2 हो जाती है काट देने पे। तो n2/n1 का रेशियो हमें फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखो कि स्प्रिंग को अगर काट के आधा करेंगे तो उसका जो आधा भाग होगा, उसका जो फोर्स कोफिशिएंट यानी कि बल नियतांक होता है, वो 2 गुना हो जाता है। क्या होता है, अगर इनिशियली के रहा होगा और उसे हम काट के अगर आधा कर देंगे तो 2k हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आधा किया है मतलब वो आधा रह जाएगा, नहीं, बल नियतांक 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑप्शंस हैं वो इस तरह से फ्रेम होते हैं कि अगर थोड़ा अगर आपने फॉर्मूला गड़बड़ कर दिया, जैसे कि जो नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसी उसका क्या रहता है ऑसिलेशन का, 1/2 पाई अंडर रूट
के अपॉन एम, जहाँ पे के होता है उसका बल नियतांक, एम होता है उसका मास और 2 पाई। अब इसमें आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो, क्योंकि इसी में अगर टी का फॉर्मूला हम लिखें तो वो इसका जस्ट उल्टा होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बटे के। लड़कों को यूजुअली ये याद रहता है और यही वो लगा के इनडायरेक्टली कर देते हैं और ऑप्शन सी दिख जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये नहीं लगाना है, ये एक तो चीज़ ये रिवाइज कर लो कि आप ये होता है उसका एन का फॉर्मूला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का, ऑसिलेशन की। अब हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जो पुनः वही द्रव्यमान यानी कि मास भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो हमारा एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कोफिशिएंट। अब काट के जब आधा करेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा, तो अब की बार जो n2 ये n1 हो गया, तो सिमिलरली n2 हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k, ठीक है ना। अब इसका हम जब रेशनलाइज करेंगे तो ये पूरी चीज़ सब कुछ कट जाएगा। अब n2 ऊपर रखना है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है n2, अब n2 ऊपर रखना है मतलब k से k भी कट जाएगा, तो 2 ऊपर रहेगा और 1 नीचे रहेगा, तो इसका डी ऑप्शन शायद कट गया है, वो क्या था, स्क्वायर रूट 2:1, यानी कि इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि अगर उसको काट के आधा कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो फोर्स कोफिशिएंट है, बल नियतांक है, वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, तो आप मन ही मन में लक्ष्य एयरफोर्स को थैंक यू जरूर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 4 सेकंड, प्रभावी लंबाई उसकी 4 मीटर है। अब की बार लंबाई कितनी कर दी जाए कि अब की बार 1 मिनट में 30 ऑसिलेशन करने लगे। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। आपने देखा सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि टाइम पीरियड पहले मतलब T1 दिया गया है, T2 दिया गया है, L1 दिया गया है, L2 हमें फाइंड करना है, बस ये क्लिक हुई चीज़। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमें T1 तो डायरेक्ट इन्होंने दिया है कि 4 सेकंड है, लेकिन T2 हमें एक स्टेप आगे निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड सेकंड वाला क्या होगा, 1 मिनट में 20-30 ऑसिलेशन करता है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में अगर 30 ऑसिलेशन करता है तो 1 सेकंड में कितने करेगा, एक ऑसिलेशन कितने में करेगा, 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड हमारा टाइम पीरियड इनडायरेक्टली हमने निकाला, और ये आपको लिखना नहीं है, हर बार पेन पेपर यूज़ करने की आदत छोड़ दो, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 30 ऑसिलेशन कर रहा था, 60 सेकंड में 30 ऑसिलेशन कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन हमारा कितने में करेगा, 2 सेकंड में, तो यानी कि T2 हमें दे रखा है। अब देखो L1 हमें पहले लंबाई कितनी थी, 4 मीटर, और L2 हमें फाइंड करनी है। अब देखो कई बार मैंने बताया है टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है, तो डायरेक्ट मतलब ये इक्वल होता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट L के, तो वी कैन राइट इट एज T1 बटे T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 बटे L2। अब आप इतने तो माहिर हो कि इसको आप बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे जब तो उधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इसको हम फाइनली अब लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट अब अगर चाहो तो ले लो, इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो T1 बटे T2 का होल वर्ग इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब T1 कितना था, 4 सेकेंड, T2 हमने कितना निकाला, 2 सेकेंड, इज इक्वल टू L1 कितना था, इनका स्क्वायर भी करना है इस साइड, क्योंकि उधर स्क्वायर रूट था, हमने स्क्वायर रूट हटाया तो वर्ग कर दिया। L1 पहले लंबाई कितनी थी, 4 मीटर, और अब हमें फाइंड करनी है, हमने x मान ली, 2 से ये 2 बार कटा, फिर इसका वर्ग करेंगे तो इधर 4 बचेगा, फाइनली 4 से ये 4 कट गया, तो x बराबर हमें कितना मिल गया, 1, यानी कि 1 मीटर। ये तो रही इस क्वेश्चन की बात, लेकिन इसका जो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप ये देखो, आपने फॉर्मूला देखा, t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब वो कहेगा कि सरल लोलक की जो लंबाई जो टाइम पीरियड है वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो ये t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मतलब अगर उस लोलक की लेंथ बढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो फिर उसका क्या रहेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। और अगर ग्रेविटी घटाएंगे तो फिर टाइम पीरियड हम ग्रेविटी क्या करेंगे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्रेविटी घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब ग्रेविटी घटेगा कैसे घटाई जा सकती है, जैसे यहाँ पे था अर्थ पे था पेंडुलम और उसे हम मून पे ले जाएं तो मून पे ग्रेविटी 1/6 रह जाती है, तो ग्रेविटी अगर घटाई है तो मून पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ऐसा ही कुछ एक और क्वेश्चन है। अब देखो अभी मैंने आगे ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक हल्की स्प्रिंग में 1 किलोग्राम का एक बाट लटकाया गया, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन करता है, और उसी स्प्रिंग में आपकी बार क्या किया गया, 4 किलोग्राम का बाट लटका दिया गया, तो वह प्रति सेकंड कितने दोलन करेगा। देखो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अब क्या है कि आप ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ऑसिलेशन का भी फ्रिक्वेंसी का क्या बताया, 1/2 पाई अंडर रूट K अपॉन M। अब आपने देखा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के द्रव्यमान के, बस अपना काम हो गया। कैसे, हमने लिखा N1 बटे N2 इज इक्वल टू अंडर रूट
M2/M1। आप लोग अगर इन फैक्ट को लिखते जा रहे हो देन आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, आप लास्ट टाइम इन चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एकदम फीड होनी चाहिए। अब देखो N1 हमने देखा कितना था, 4 दोलन कर रहा था, हमने लिख लिया। N2 हमसे पूछा गया, हमने x मान लिया, जो पूछी जाती है उसको आप x मान लो, =√M2। अब की बार बाहर कितना कर दिया, उसका 4 किलोग्राम कर दिया, और इनिशियली कितना था, इनिशियली उसका 1 किलोग्राम था तो 1 कर दिया। इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल बेटा होता है 2, 2/1 हो गया। अब इसका 2 से ये 2 बार कट गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब देखो यदि क्लोज आर्गन पाइप का द्वितीय अधिस्वरक ओपन आर्गन पाइप के थर्ड अधिस्वरक इक्वल हों और दोनों आर्गन पाइप्स की लेंथ का रेशियो फाइंड करना है, 4 ऑप्शन होंगे, 1:b, 5:8, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। तो देखो गाइज यार थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नया हो सकता है कुछ के लिए, लेकिन ये मुझे आशा है कि अगर एक बार आपने ध्यान से सुन ली मेरी बात तो फिर फ्यूचर में आपका कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ध्यान से सुनना है बहुत। आप देखो जो आप सबसे पहले क्या है, बंद आर्गन यानी कि क्लोज आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी होते हैं, ये आप सबको पता होगा, मैंने कई बार बताया कैसे होते हैं, लेकिन ये क्लोज की बात करिए। और अगर ओपन आर्गन पाइप की बात करें, खुले आर्गन पाइप की बात करें, तो उसमें सम भी होते हैं हार्मोनिक और विषम भी होते हैं, ये सबको पता होगा। अब देखो मैं ईजीएस्ट भी बता रहा हूँ इसका, और एक बार समझने पे फोकस करो, फिर एग्जाम में आप बहुत कम लिखोगे। अब देखो मैंने क्या कहा कि अब देखो क्लोज आर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है, दो फॉर्मूले भी याद कर लो। क्लोज के लिए आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, V/4L, क्या होता है V/4L। और ओपन आर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/2L। बस ये इतनी बातें जिसको पता थी। अब मैं आपको बताऊँ क्या कि इसने कहा है कि क्लोज आर्गन पाइप, ठीक है, क्लोज आर्गन पाइप मतलब ये वाला। अब इसमें ये होता है मूल अधिस्वरक, ये प्रथम अधिस्वरक, ये द्वितीय अधिस्वरक, ये तृतीय, यानी कि जो प्रथम होता है वो सेकंड पे आता है, क्योंकि पहले एक मूल अधिस्वरक होता है। सिमिलरली इसमें ये मूल, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि क्लोज आर्गन पाइप मतलब ऊपर वाला। द्वितीय अधिस्वरक, देखो द्वितीय का मतलब तीसरे पे पहुंचाओ, क्योंकि एक ये मूल वाला होता है, मूल फिर प्रथम फिर द्वितीय, द्वितीय का मतलब ये 5 वाला, तो हमने इसमें 5 लगा दिया, ठीक। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L, तो हमने 5 लगा दिया, द्वितीय की बात करी थी। सिमिलरली खुला आर्गन पाइप था तो उसमें तृतीय की बात करी, देखो मैंने कहा था फर्स्ट सेकंड पे आता है, यानी कि ये मूल अधिस्वरक होता है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये यहाँ पे सॉरी 4 होगा क्योंकि सम और विषम दोनों होते हैं। तो फर्स्ट मूल, फिर प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय, फिर तृतीय, यानी कि तृतीय में हमारा 4 आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4V/2L। क्वेश्चन हो चुका गाइज। अब देखो 5B/4L इन्होंने कहा है इक्वल कर दो 4B/2L की। अब देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले इनिशियली बताए थे, अब दोनों को हम इक्वेट यहीं कर दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। L से L कट गया, ठीक है, ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये V से V कट जाएगा, तो 5/4 का 2 में गुणा होगा तो 8, यानी कि ऑप्शन जो हमें दिख रहा होगा 5:8 वो मेरा सही हो जाएगा। मैं समझता हूँ इसको 30% या 30% से कम ही समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर बता दूं, देखो समझाने को मैं बहुत सारा टाइम लेके आपको समझा सकता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन अगर चैप्टर वाइज करूँगा तो पूरा आर्गन पाइप बना के बताऊँगा। और आपको बता दूँ जो क्लोज आर्गन पाइप होता है वो हमारा दोनों साइड क्लोज नहीं होता है, वो एक साइड क्लोज होता है और दूसरे साइड खुला होता है। और जो ओपन आर्गन पाइप होता है वो दोनों साइड ओपन होता है। ये तो चीज़ ये आपको पता ही होंगे, ये नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में। जहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है वो क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, और मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट वो एंटी नोड्स होते हैं। एक नोड्स फिर एंटी नोड्स, तो नोड्स और पास वाले नोड्स के बीच की दूरी λ/2 होती है। लेकिन अगर ये एक नोड्स और एक एंटी नोड्स के पास की दूरी करे, एक एंटी नोड्स और नोड्स के, तो फिर वो λ/4 हो जाती है। और अगर एक नोड्स और एक एंटी नोड्स और एंटी नोड्स के पास वाली तो λ/2 हो जाता है। ये तो बेसिक अभी क्या मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया, समराइज कर दूं क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उतने अब देखो ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन से मैं क्लियर कर दूंगा, मुझे इतना ट्रस्ट है, बिलीव है कि ये वाला जो है मैंने इसलिए एक और ले लिया क्योंकि अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा कि क्लोज और खुले आर्गन पाइप की बात करी गई, किसी में प्रथम किसी में द्वितीय अधिस्वरक, तो हमें केवल कितना दिमाग में लिखना है, बंद आर्गन पाइप है मतलब हमने लिखा 1 3 5, ठीक है। और खुला आर्गन पाइप तो उसमें सम भी होते हैं हार्मोनिक और विषम भी, तो 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक खुला आर्गन पाइप की प्रथम अधिस्वरक, अब देखो और एक बंद आर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वरक। अब बंद आर्गन पाइप का प्रथम अधिस्वरक ये मूल होता है, ये प्रथम होता है, यानी कि 3 लगा देंगे उसके फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में, वो क्या होता है V/4L, हमने लिख दिया। सिमिलरली एक खुला आर्गन पाइप है तो खुला आर्गन पाइप ये 1 2 3 4 होगा, उसका प्रथम अधिस्वरक कहाँ है, ये मूल अधिस्वरक और प्रथम वाला 2, यानी कि 2 आगे लगा देंगे और उसका फॉर्मूला होता है V/2L, तो हमने V/2L लिख दिया। अब देखो इन्होंने इन दोनों को इक्वल लेंथ का रेशियो फाइंड करना है, तो इसमें L1 कर लेते हैं
और इसमें L2 कर लेते हैं। अब आप ये लेंथ का जो ईजिली निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि हमारा 2 से ये 2 कट जाएगा, V से V कट जाएगा। अब दोनों इक्वल हैं तो L1/L2 कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में हमें 3/4 दिख रहा होगा उसको क्लिक करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, दोनों से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर नहीं भी क्लियर हुआ है ये, तो आप इस इतने ही वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन एक बार गाइज ये बात ज़रूर समझ लेना। आपको कुछ नहीं, जैसे सपोज उसमें कहता कि एक बंद आर्गन नलिका के तृतीय अधिस्वरक, तो अब हम मेंटली कर पाते हैं। इसमें बंद में क्या होता है? 1 3 5, तृतीय अधिस्वरक मतलब 5 उसके फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में आगे लगा देना। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? V/4L। अब देखो मैं एक और बात बताऊं, मैंने आपको 2 तरह के आर्गन पाइप बताई। क्लोज आर्गन पाइप जिसकी फ्रिक्वेंसी बताई कितनी? V/4 और उसकी लेंथ। और ओपन आर्गन पाइप में मैंने बताया V/2 लेंथ। इन दोनों का रेशियो भी बहुत ज़रूरी है। आप जब इनको कट करोगे तो 2:1 आएगा। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि बंद आर्गन पाइप में, अगर हम इसमें बंद आर्गन पाइप में अगर हम क्लोज आर्गन पाइप में 2 से अगर गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो खुला आर्गन पाइप वाला मिल जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि खुले आर्गन पाइप की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है? बंद आर्गन पाइप। यानी कि अब आप समझ सकते हो इसको, ठीक है? मैंने बता दिया, हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, तो एक बार रिपीट करके देख लो, लेकिन ये समझ लो, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। 256 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का स्वरित्र 25.4 सेंटीमीटर लेंथ के क्लोज आर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस करता है। यदि उसका लेंथ पाइप का 2 mm और बढ़ा दें तो पर सेकेंड उत्पन्न होने वाले बीट्स की संख्या बतानी है। आप ऑप्शन लिख लो 2 3 4 5, और इसके बाद खुद से प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। अगर आप इसको कर पाओ तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है? अभी क्या है, मैंने आपको अभी रिसेंटली फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? N=V/, क्लोज आर्गन पाइप के लिए होता है 4L और ओपन के लिए 2L। फिलहाल ओपन हो चाहे क्लोज हो, लेकिन दोनों में ही लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने देखा N के फ्रिक्वेंसी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अब हो गया। अब इसमें 0.4 देख लिया तो आपको लग रहा होगा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो देखो अभी आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये कैलकुलेशन एग्जाम का जो डेटा होता है वो एक दूसरे के लिए बना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम N1 पहले ऊपर N1 लिखते हैं और N2 नीचे लिखते हैं। तो N1 कितना था? 256 हर्ट्ज। N2 हमें नहीं पता है, हमने N2 लिख लिया =। अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ ऊपर L2 वाला लिखेंगे और नीचे L1 का मतलब 25.4 लिखा। अब L2, अब देखो 2 mm है और ये सेंटीमीटर है, तो इस mm को भी सेंटीमीटर बना लें और mm को सेंटीमीटर हम 10 से भाग करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा, मतलब 0.2 mm। तो अब की बार फाइनली जो L2 रही होगी वो मेरी कितनी रही होगी? L2 बढ़ाने के बाद जो L2 रही होगी वो कितनी हो गई? 25.4 में 0.2 जोड़ोगे तो 25.6 नहीं हो जाएगा? 25.6। अब देखो यहाँ पे दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, 256 से 256 कट गया। कितना कठिन ये सवाल लग रहा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो N2 हमें कितना मिल गया? 254 हर्ट्ज मिल गया। अब 254 हर्ट्ज, अब ये तो सबको बच्चे को पता होगा, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हर कैडेट को पता होगा कि एन जो बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस ही तो होते हैं। 254 और 256 फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 2। तो नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाएंगे? 2। तो उत्पन्न होने वाले विस्पंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है? तो आपने देखा कि आप इसको देख के डर सकते थे कि 25.4 है, नहीं होगा, कैलकुलेशन स्किप कर देते हैं। तो आपने देखा कि एग्जाम का डेटा था तो 2 mm उसमें जुड़ के 225.6 बन गया, जिससे ये पूरा कट गया, खत्म काम। तो यानी कि हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने अपकमिंग पेपर में, ठीक है? अब देखो 90% इस क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रिंट किया, हाथ से खुद लिखा। रीज़न सिर्फ यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 छड़ों के एरिया का रेशियो है 1:2 और उनकी ऊष्मा चालकताओं का रेशियो है 4:3, तो उनकी लेंथ का रेशियो फाइंड करना है। इन्होंने एक जो लाइन दी है कि छड़ों की ऊष्मा चालन की दरें समान है। अब दर का रेट का फॉर्मूला क्या होता है? H=KA∆θ/L। अब देखो समान है दरें तो इनको इक्वल दोनों को कर देंगे, KA∆θ/L। अब देखो बिकॉज ये इसको हम छड़ 1 को A1 और L1 दे देते हैं, इसको A2 और L2 दे देते हैं। अब आप देख रहे हो कि दोनों इक्वल करेंगे और आपको पता है कि L क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके एरिया के भी है और उसके के यानी कि ऊष्मा चालकता के भी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा सीधा हम L1/L2 क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/2 × 4/3, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था।
तो ये हो जाएगा लेंथ का रेशियो। 2 से ये कट करेंगे तो 2:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो है इजी, लेकिन सिर्फ लेने का पर्पज़ ये था कि एक छोटी सी आपको ग्लिम्स मिले इस तरह के क्वेश्चन की कि ये भी पूछा जा सकता है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसको लेने की नीड नहीं थी वैसे इतनी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। अब क्या है कि एक ही धातु एवं समान लेंथ, अब की बार लेंथ समान कर दी है और उनके डायमीटर जो सक्सेसिवली 0.6 और 0.8 मीटर है। पहली छड़ के सिरों का तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस 30 था, दूसरी का 40 था। तो किस छड़ में ऊष्मा चालन की दर अधिक होगी? अब की बार ये पूछा कि दर किस में अधिक होगी। इट मीन्स कि H का फॉर्मूला होता है क्या, के ए डेल्टा थीटा बटे एल। अब की बार लेंथ समान है एक ही धातु की एवं समान लंबाई की। एक ही धातु का मतलब दोनों का के सेम है और एल सेम है। अब हमें ए और थीटा से मतलब है। ए में भी वैसे क्या देखा है कि ए में हम रेडियस से मतलब रखते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगी, पाई, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेशनलाइज करेंगे तो रेडियस हो चाहे डायमीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेडियस तो होता है डायमीटर का आधा। तो अब हम ध्यान से अगर देखें तो अब देखो इतना मैंने आपको समझाया, अब आपको लिखना इतना था कि पाई आर स्क्वायर से पाई भी कट जाएगा, केवल आर स्क्वायर लिख दो और उधर टेम्परेचर डिफरेंस, तो आर स्क्वायर सीधा लिख ही देते हैं, 0.6 का स्क्वायर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। अब इसका हाफ करेंगे जब, तो 0.6 का वो रेडियस है तो डायमीटर है सॉरी, तो रेडियस 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इसका कितना था 30 डिग्री, तो 30 लिखा। नीचे दूसरे वाले का इसका आधा करेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.4 का स्क्वायर इंटू इसका वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 40 है, 0 से 0 कटा, तो ये डेसिमल से डेसिमल ख़त्म। ऊपर हो जाएगा कितना 27 और नीचे हो जाएगा 4 का क्यूब 64। तो आप देख रहे हो कि ये H1 और H2 का रेशियो आया, तो हमने देखा H2 ग्रेटर है, यानी कि दूसरी वाली छड़ में जो ऊष्मा चालकता की दर है, रेट जो है वो अधिक होगा, यानी कि 20 का। देखो ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, मैं बता देता हूँ जो आए हुए थे, बस इसको मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन से कि शायद इस तरह का क्वेश्चन बने तो इसलिए मैंने फ्रेम किया, इसलिए इसको हाथ से लिखा था, ठीक है। तो ऐसा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, शायद क्वेश्चन आ जाए। यंग का डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा है। यदि उस बॉक्स में हम एयर रिमूव कर दें, मतलब निर्वातित कर दें, वैक्यूम बना दें उसको, तब क्या होगा इन ऑप्शंस में से? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा यंग का जो डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसका जो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई थी, उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, बड़ा डी लैम्डा बटे छोटा डी। मैंने इनके टर्म्स भी बहुत अच्छे से डिफाइन किए थे। बड़ा डी होता है वो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी होती है, और छोटा डी होता है पर्दों के स्लिटों के आपस में दूरी होती है, और ये तरंग दैर्घ्य होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ी आप, क्योंकि इसमें मतलब कुछ करने से ज़्यादा समझने पे फोकस करना है। क्योंकि पहले क्या था, एक उसमें एयर थी, उसके बाद उसे हमने वैक्यूम बना दिया। मतलब आपको पता है कि वायु है, यहाँ पे वायु है और यहाँ पे निर्वात है, तो कौन ज़्यादा डेंस होगा, वायु या निर्वात? तो ऑब्वियस है कि वायु में मॉलिक्यूल्स होंगे तो वायु डेंस होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होगा वो ग्रेटर होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके वैक्यूम से। अब अगर अपवर्तनांक वायु का ज़्यादा है और हमें तरंग दैर्घ्य से मतलब है, तो तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी, तो तरंग दैर्घ्य हमारी निर्वात में ज़्यादा होगी। यानी कि कोई भी वेव है किसी भी कलर की, तो उसकी लेंथ ऑब्वियस है कि निर्वात में ज़्यादा होगी। क्यों, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि निर्वात में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वेव लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर लैम्डा निर्वात में ज़्यादा है और वायु से अब क्या किया गया है, निर्वात कर दिया गया है, तो अगर लैम्डा ज़्यादा है तो ये फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इसको समझाने की, एक बार आप रिपीट करके देख लेना, लेकिन इसको आप स्टार मार्क कर लो। अभी तक मैंने 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे स्टार मार्क करवाया है, कुछ उसमें न्यूमेरिकल हैं 20 से 30 और कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। और मैं आपकी बार देखना चाहता हूं कि मेरे स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चन से अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो तो पेपर देने के बाद फीडबैक ज़रूर देना, अपने जूनियर को ज़रूर बताना कि यहाँ से हमें ये मिला था और वो उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था। तो प्लीज़ यार, अगर और हाँ, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो अभी यहाँ पे यहीं वीडियो को पॉज कर दो और यार लाइक कर दो। बस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएंगी, जल्दी वीडियोज़ आने लगेंगी।
देखो अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा घंटों एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डार्क फ्रिंज मैंने बताया था, इंटरफेरेंस जब पढ़ाया था, व्यतिकरण, मैंने क्या बताया था कि जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है एक डिस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव तो दीप्त होता है, ब्राइट फ्रिंज उसमें प्रोड्यूस, और इसमें डार्क। तो इसके लिए मैंने डिस्ट्रक्टिव के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए एक फॉर्मूला बताया था पाथ डिफरेंस का। वो क्या था, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब जिनको ये फॉर्मूला पता होगा वो तो ईजिली कर लेंगे और बाकी बेचारे सोचते रह जाएंगे। अब देखो इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी कि थर्ड कह सकता है, सेकंड कह सकता है, तो कौन सा क्रम है, तृतीय। तो इस n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 5 लैम्डा बाई 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको मैं करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम ह्यूमंस का एक नेचर होता है कि चीज़ों को बहुत जल्दी भूलना, और अगर नहीं भूलेंगे तो पागल भी हो जाएंगे क्योंकि सब चीज़ें स्टोर करे रहेंगे। तो जैसे आप मोबाइल रीस्टोर करते हो तो ऐसे वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन मैं हूँ तो रिवीजन कराता रहूँगा। ठीक है, यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोडियम लैंप को अगर नीले प्रकाश लैंप से बदल दिया जाए तब। अब देखो अभी तक ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब गलत मत करना क्योंकि मैंने चिल्ला चिल्ला के उस फॉर्मूले के बता रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ बराबर क्या होता है, डी बड़ा वाला और लैम्डा बटे छोटा वाला डी। अब क्या कह रहा है कि सोडियम लैंप को नीले से, मतलब कलर की बात है, कलर का मतलब वेवलेंथ सभी कलर की डिफरेंट होती हैं क्योंकि आपको पता है VIB GYOR इधर इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, मतलब रेड की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें हमें क्या मतलब है, नीले से रिप्लेस कर दिया है, मतलब पहले सोडियम लैंप, सोडियम आपको ना पता हो तो सोडियम में कैसा येलो लाइट निकलता है, तो येलो को हमने ब्लू से रिप्लेस किया है, मतलब येलो था पहले इनिशियली और फाइनली हमने ब्लू लाए हैं। तो मतलब इसका जो वेवलेंथ है वो क्या हुआ होगा, घटा होगा, क्योंकि इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इस क्वेश्चन को अगर देखें हम लॉजिकली समझने की कोशिश करो, हमने रिप्लेस करा है येलो को ब्लू से, मतलब उसकी वेवलेंथ हमने घटा दी है। और भाई मेरे अगर वेवलेंथ घटा दी है और वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिंज विड्थ है, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, चौड़ाई। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और, केवल यही नहीं, आपको जो मैंने बताया है फॉर्मूला ये बहुत अच्छा है, फ्रिंज विड्थ बराबर डी लैम्डा बटे डी। कैसे, अगर आपसे वो कहे कि स्लिटों के आपस में दूरी हम 1/3 कर दें या 3 गुनी कर दें तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी। अब अगर ये 3 गुनी करेगा तो ये 1/3 हो जाएगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, और ये 1/3 करेगा, ध्यान से पढ़ना, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। और वो कहते हैं कि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी हम 2 गुनी कर दें, अगर स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी जो बड़ी डी होती है उसको 2 गुना करेगा तो फ्रिंज चौड़ाई 2 गुना होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये अगर 1/2 यानी कि आधी करेगा तो ये भी चौड़ाई आधी हो जाएगी। तो इतने तरह की से क्वेश्चंस एग्जामिनर यार रिप्रेजेंट किसी भी तरह से करे, लेकिन हमारा अगर फिनोमेना क्लियर होगा देन हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को ईजिली करेंगे। और मेरा टारगेट यही है कि हर तरह के क्वेश्चन को आपसे रूबरू कराना। यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोडियम लैंप को साधारण यानी कि श्वेत वाइट लाइट से आपकी बार रिप्लेस किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखना कि जो सेंट्रल फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होती हैं और सभी रंगीन। ठीक है, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्यतिकरण चैप्टर का लिंक दे दूंगा। आपसे सजेशन है कि आप एक बार जरूर जाके पूरा देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से कराया है इंटरफेरेंस। और अगर इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो उस वाले वीडियो के बाहर नहीं होगा, ये मेरा दावा है इस